मीरा भाईंदर पुनर्विकास। मीरा भाईंदर ठाणे और मुंबई जैसे दो बड़े शहरों के बीच बसा शहर है। इस शहर की अपनी एक पहचान और अपना एक गौरवशाली इतिहास है। दो बड़े शहरों के बीच बसा यह शहर अपनी प्रगति और विकास के मामले में वक्त के साथ साथ आत्मनिर्भर हो रहा है। शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ने के कारण शहर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने हेतु कई विकास प्रकल्प इस शहर में लाए गए। आज इस शहर में मेट्रो के आने से आगामी कुछ वर्षों में अवश्य ही इस शहर के विकास की गति दुगनी हो जाएगी। लेकिन अब भी ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो वक्त के साथ साथ सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। इनमें से सबसे अहम प्रश्न है शहर की पुरानी इमारतों का पुनर्विकास। शहर बसने से लेकर आज तक के इस समय में शहर में कई इमारतें खड़ी हुई। पंचायत से लेकर आज की एक बड़ी महानगर पालिका के बनने तक इस शहर के कई नए निर्माण होते रहे। लेकिन नए निर्माण के साथ ही पुरानी इमारतों के पुनर्विकास का सवाल वैसा ही है। इन पुरानी इमारतों के पुनर्विकास में सबसे अहम मुसीबत बनी है यहाँ की राजनीति और कुछ लालची लोग। अपने खुद के आर्थिक फायदे के लिए आज तक इस शहर में कई पुरानी इमारतों का पुनर्विकास अटका हुआ है। कुछ राजनेताओं ने अपना फायदा निकालकर लोगों को रास्ते पर ला दिया, तो कुछ लालची लोगों ने चंद रुपयों के लिए लोगों को घर से बेघर कर दिया। आज शहर में 28 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जिनका पुनर्विकास अटकने के कारण वहां के लोग सालों से बेघर हैं। उनकी समस्या के समाधान हेतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एक आम इंसान अपने जीवन की सारी जमा पूंजी अपने इस सपने के घर को खड़ा करने में लगा देता है। खुद ट्रेन की भीड़ में धक्के खा कर, कभी कभी आधे पेट रहकर, अपनी इच्छाओं को दबाकर एक एक रुपया जमा करके घर खरीदता है ताकि उसका और उसके परिवार का भविष्य सुखद सुरक्षित हो। आज शहर में फिर एक बार पुनर्विकास की हवाएं चलने लगी है, लेकिन इसमें भी आम इंसान के पुनः ठगे जाने की आशंका है। इसीलिए सभी नागरिकों से निवेदन है कि अपने बिल्डिंग के पुनर्विकास से जुड़ी कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखें और उन पर अमल करें। एक इमारत के पुनर्विकास में उस इमारत के हर परिवार के लोग जुड़े होते हैं। ऐसे में किसी एक इंसान के लालच की वजह से ये सारे परिवार रास्ते पर आ सकते हैं। इसीलिए पुनर्विकास की प्रक्रिया सही सरकारी नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। सबसे पहले पुनर्विकास अधिनियम 79A का अवश्य पालन करें। सरकारी रेरा के नियमों का पालन करें। पुनर्विकास प्रक्रिया में पीएमसी नियुक्त करते वक्त उसमें होने वाले आर्किटेक्ट, इंजीनियर और वकील, इन सब के बारे में विस्तार से जांच करें। आपके इंजीनियर, आर्किटेक्ट और वकील डिग्री होल्डर हो, ना कि डिप्लोमा होल्डर। आज के फर्जीवाड़े के दौर में स्वयं महाविद्यालय एडमिशन से पहले जिस प्रकार मार्कशीट की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक उसी तरह इंजीनियरों की डिग्री की अवश्य ही जांच होनी चाहिए ताकि ये इमारतें जीवन दे, ना कि कई बार कुछ अनक्वालिफाइड लोग इस पीएमसी में चुने जाने की वजह से इमारत में पुनर्विकास में बाधा आ सकती है। साथ ही जिस भवन निर्माता को आप काम सौंप रहे हैं उसकी भी जांच जरूरी है, जैसे कि उस भवन निर्माता की सारी इमारतें बिना किसी परेशानी के बिक गई हो, वो भवन निर्माता कभी भी बैंकरप्ट ना हुआ हो, उसने कभी भी एक घर धोखे से एक से ज्यादा लोगों को ना बेचा हो, उस भवन निर्माता की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो और उसके द्वारा बनाई गई इमारतों में लीकेज जैसी अन्य समस्याएं ना हो। साथ ही जब आप किसी भवन निर्माता को काम सौंपते हैं तो उसके काम में इन बातों पर जरूर गौर करें। भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया स्टील सर्टिफाइड स्टील कंपनी का हो। आरएमसी में इस्तेमाल होने वाली रेती, सीमेंट, खड़ी ऊंचे दर्जे की हो। साथ ही उसमें वॉशेबल सैंड और उच्च दर्जे के स्टोन पाउडर का इस्तेमाल किया गया हो एज पर स्टैंडर्ड्स। भवन निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लम्बिंग मटेरियल और वायरिंग मटेरियल भी ऊंचे दर्जे के हो। इन सब जरूरी बातों से आश्वस्त होने के बाद ही आप अपनी इमारत के पुनर्विकास के काम को शुरू कर सकते हैं। हमें आशा है कि इस जानकारी के बाद आप सतर्क होकर पुनर्विकास के इस प्रश्न को अपनी समझदारी और सूझबूझ से सुलझा लेंगे। घर वो जगह होती है जहाँ इंसान अपने जीवन को आकार देता है। किसी के घर पर आंच आना है यानी उसके जीवन पर आंच आना। इसीलिए सतर्क होकर सावधान व सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।